नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रुड़की में प्रदीप बत्रा ने नारसन बॉर्डर स्थित ग्रीन कार्ड सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड में विश्व परिषद 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही देश भर में श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में नारसन बॉर्डर पर बनाए गए ग्रीन कार्ड सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा व सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने परिवहन विभाग को सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यात्रा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और ग्रीन उत्तराखंड, क्लीन उत्तराखंड के संदेश को अपनाएं। बॉर्डर पे चेकपोस्ट में चेक करने आया था। हमारे परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पहली बार यात्रियों की विश्राम के लिए जगह बनाई गई है, जिस पर टीवी लगाए, एसी लगाए और यात्रियों के लेटने के लिए गद्दों की व्यवस्था करी गई है। टॉयलेट फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है और ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उनके बारे में मैंने जांच करी। ग्रीन कार्ड बनने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर यात्री को इंतजार करनी पड़ रही है, तो इस सब के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था उचित है और इस सूचना केंद्र का भी यहाँ पर प्रावधान करा जा रहा है, जिससे यात्री को आने के बाद पता लग जाए ग्रीन कार्ड के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागज़ मुझे देने हैं। तो सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पर देखने आया था। मसूरी में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील उनियाल गामा के दौरे के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। उन्होंने मसूरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए खुलकर चुनाव लड़ने का दावा किया। मसूरी पहुंचकर उन्होंने शहीद स्थल पर धरने पर बैठे पटरी व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान गामा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और मसूरी सीट भाजपा की मजबूत सीट है, जहां से पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। उन्होंने मसूरी में बढ़ते पर्यटन, विकास परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे के प्रभाव और पार्किंग व सड़क व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए 2027 में भाजपा की सरकार बनने का भरोसा जताया है। मसूरी से मेरा पुराना नाता है और समय समय पर मसूरी आता रहता हूँ। मसूरी में मेरा परिवार भी है, मेरे इष्ट मित्र भी हैं। समय समय पर जो है मसूरी आते रहते हैं और इस कड़ी में ही जो है आज भी हमने कहा, आज हमारे पास शहर भर में वहाँ ज़्यादा कार्यक्रम नहीं थे, शाम की शादियाँ हैं, इसलिए आज हमने कहा थोड़ा मसूरी में भ्रमण किया जाए, मसूरी में अपने इष्ट मित्रों से मिला जाए, तो इसलिए आज मसूरी में भ्रमण किया जाए। पहले भी उनके पास भी हम गए थे, उनकी भी समस्या है और उनकी समस्या के लिए जो है जिला प्रशासन से और नगर पालिका अध्यक्ष जी से और यहाँ से भी इसका जो है प्रयास, जिनका जो समस्या उसका समस्या करने का समाधान करेंगे। इसके लिए मैंने उनको प्रशासन दिया है कि जितना हमारे से हो सकेगा हम करें। अभी इस समय तो मुझे लगता है अभी सीज़न का टाइम नहीं है, लेकिन जब सीज़न में जो है मसूरी में सबसे ज़्यादा जो दबाव होता है वो ट्रैफिक का है। ट्रैफिक के लिए जो है अभी एक वैली ब्रिज और बन रहा है। अभी कल परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका दौरा किया है और उसके बाद उसके काम में तेज़ी आई है। तो ये है, बाकी जब तक यहाँ वैकल्पिक मार्ग नहीं बनेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसी पानी की भी समस्या है, ऐसी कई समस्याएं यहाँ हैं जो इनका समाधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी देश दुनिया से लोग मसूरी में आते हैं और मसूरी में घूमने के लिए आते हैं। अगर मसूरी में घूमने आए और जाम में घंटों घंटों फंसे रहें तो ये अच्छा एक मैसेज लेके ही हमारे उत्तराखंड का अच्छा मैसेज नहीं जाता। इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर जो है उनको, जब वो यहाँ आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, आराम करने के लिए आ रहे हैं, एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, तो वो जाम से उनको छुटकारा मिले। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है और अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने वैकल्पिक मार्ग की भी घोषणा करी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस समस्या का भी हमें समाधान होगा।
हरिद्वार में गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर हर की पौड़ी सहित सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्तजन मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। घाटों पर पूजा अर्चना, दीपदान और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित के अनुसार गंगा सप्तमी का दिन अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर पुनः अवतरण हुआ था। उन्होंने बताया कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से कई गुना फल प्राप्त होता है, जिससे श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि भगवती गंगा जी का जन्म हुआ। शास्त्रों में तो यह लिखा गया है कि भगवती गंगा जी का पुनर्जन्म गंगा सप्तमी के दिन हुआ, अर्थात जब गंगा पृथ्वी पर आने पर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी, तब जब जन्नू ऋषि के आश्रम से होती हुई गंगा निकल रही थी, तब गंगा के वेग से उनका आश्रम भी उसमें आ गया, जिससे क्रोधित होकर जन्नू ऋषि ने उस गंगा का पान कर लिया। उसके बाद पुनः भगीरथ जी ने तप किया, देवताओं ने आग्रह किया, तब जन्नू ऋषि ने अपने कान से उस गंगा को निकाला। इसीलिए गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। गंगा जी का यह जन्म दिवस बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ स्थानीय तीर्थ पुरोहित, व्यापारी, निवासीगण और वो करोड़ों भक्त जो कि भारत सहित विभिन्न देशों में रहते हैं, वो गंगा के तटों पर पहुंचकर मनाते हैं। अल्मोड़ा में नारी शक्ति वंदन बिल के मुद्दे पर मेयर अजय वर्मा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर नहीं है और इस महत्वपूर्ण बिल को आगे बढ़ने से रोका गया। उन्होंने कहा कि ये बिल महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी देने की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन विपक्ष की नकारात्मक सोच के कारण इसे समर्थन नहीं मिल पाया। मेयर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को बराबरी की भागीदारी देने के लिए ये एक अहम पहल थी, लेकिन विपक्षी दल नहीं चाहते कि महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो। उन्होंने दावा किया कि देश की आधी आबादी अब यह समझ चुकी है कि विपक्ष की महिलाओं के प्रति सोच कैसी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2027 से 2030 के चुनाव में जनता ऐसे दलों को सबक सिखाएगी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया हो। भाग्य है क्योंकि हमारी सरकार की बिल्कुल साफ मंशा है और कुछ ऐसे अराजक ऐसी हमेशा साफ विचारधारा वाले लोग नहीं होते हैं समाज के अंदर में, और किसी की नेगेटिविटी हमेशा वो बनी रहती है। मगर हमारी सरकार की बिल्कुल साफ सकारात्मक सोच है और साफ पहल है कि आने वाले भविष्य में मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, और हमेशा हमारी सरकार इसका सहयोग कर रही है और इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। और पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी आने वाले समय में हमारी सरकार के द्वारा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा मातृशक्ति को इसका लाभ जरूर मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। महिला होने के नाते आज जो हमारे साथ विश्वासघात जो हमारे विपक्षियों ने किया, उनका मैं घोर निंदा करती हूँ। और ये निंदा इसलिए करती हूँ क्योंकि एक मैं महिला हूँ और अपने अधिकारों के लिए अगर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बिल पारित होने जा रहा था, और बिल तो खैर पारित होगा, लेकिन थोड़ा विलम्ब इस चीज़ के लिए हो गया। तो जिस चीज़ के लिए क्या हम महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा हम लोग को बुरा लगा है, जो महिला शक्ति काम करती है और अपने अधिकारों के प्रति जो कि हम आधी आबादी के रूप में भी हम देखे जाते हैं और हमेशा हम लगातार काम करते हैं। तो उन सारी महिला शक्ति के साथ जो है एक विश्वासघात विपक्षियों ने किया है, उसका हम आने वाले टाइम में विपक्षियों को उसकी प्रतिक्रिया भी हम देंगे। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बाहर आज कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस धरने में बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा प्रदेश में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग रहा, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बातचीत की संवाददाता हितेश त्यागी ने। देखिए खास रिपोर्ट।
पार्टी का विधानसभा के सामने धरना चल रहा है, हरीश रावत के नेतृत्व में चल रहा है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब हमारे साथ हैं। सर, महिलाओं के बड़े मुद्दे को लेकर आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। हम भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ललकारने के लिए धरने पर बैठे हैं विधानसभा के सामने कि यदि आप ईमानदार हो महिलाओं के आरक्षण देने के प्रति तो लाओ, कदम उठाओ। वर्तमान संख्या जो संसद की है 543 की जो लोकसभा है उसी की संख्या में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करो, तद अनुरूप विधानसभाओं में और सब जगह आरक्षित करने का काम करो। हम आपका साथ देंगे यदि आप ईमानदार हैं, और नहीं तो आपने जो प्रपंच रचा है, जो कूट रचना की है महिला बिल को लटकाने के लिए, उसके साथ परिसीमन का बिल जोड़ करके, जिसके विषय में कभी अभी सर्वानुमति है ही नहीं, ऐसा बिल आपने जोड़ करके सर्वानुमति से पारित महिला आरक्षण विधेयक को आपने लटकाने का जो कूट रचना की है, हम उसका भंडाफोड़ करते हैं। और ये जो महिलाओं की विशाल उपस्थिति है, ये इस बात का परिणाम है कि महिलाएं इस षड्यंत्र को समझ चुकी हैं और इसके खिलाफ वो लड़ने के लिए कटिबद्ध है। रावत साहब, बड़ी संख्या में जो जनसमूह है महिलाओं का वो आपके पीछे बैठा हुआ है, लेकिन 2023 के बाद की अगर हम आज की चर्चा करें, संसद में जो कुछ हुआ, भाजपा सरकार कह रही है कि कांग्रेस की ये सब देन है और कांग्रेस की वजह से चीजें संभव नहीं हुई। ये भाजपा का और केंद्र सरकार की कूट रचना है, उनका षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का हम भंडाफोड़ करने के लिए कांग्रेस जन जन में जाएगी। आज विधानसभा में है, कल सारे राज्य भर में हम इस पाखंड के खिलाफ आवाज उठाएं। 2027 में ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है निश्चित तौर पर। हम इसको मुद्दा अभी साल भर की अपनी लड़ाई में भी हम इसको मुद्दा बनाएंगे और इनके पाखंड का भंडाफोड़ करेंगे। बैठो। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए, हरीश रावत साहब साथ में थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2027 के चुनाव में महिलाओं का जो मुद्दा है, आरक्षण का जो मुद्दा है, इसको हम पूरे जनजागरण के साथ इसको चलाने वाले हैं। और साफ तौर पर हरीश रावत साहब ने यह भी कहा है कि जो आने वाला जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देहरादून में प्रदेश सरकार ने 33% महिला आरक्षण के मुद्दे पर 28 अप्रैल को विशेष सत्र आहूत किया है। इस सत्र में महिला आरक्षण समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार के इस कदम को आगामी नीतिगत निर्णयों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने ऐसे बातचीत की संवाददाता हितेश त्यागी ने। देखिए खास रिपोर्ट। लड़ाई अब लंबी हो चुकी है। 33% आरक्षण को लेकर, महिलाओं को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी अब मैदान में है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता प्रीतम सिंह साहब। सर, किस तरीके से देखते हैं विशेष सत्र आहूत कर दिया गया? नहीं, देखिए, सरकार ने विशेष सत्र आहूत किया है और उस सत्र में हम चाहते हैं कि सरकार ये प्रस्ताव पारित करे कि 70 विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण देकर के हम 27 का चुनाव लड़ने का काम इस प्रदेश के अंदर करें। लेकिन अगर निंदा प्रस्ताव के लिए जो सदन आहूत किया गया है तो कांग्रेस सदन के अंदर भी अपनी बात कहेगी और सदन के अंदर जो है इसके खिलाफ मतदान भी करने का काम करेगी। जिस तरीके से 2023 में चीज़ें हुई और अभी जो चीज़ें हुई हैं, क्या आपको लगता है कि जो केंद्र की जो सरकार है वो सुनियोजित तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो 2023 में कानून बन चुका है उस कानून का पालन जो है करने का दायित्व केंद्र सरकार का था, लेकिन उस दायित्व से केंद्र सरकार पीछे हट गई है। अगर कानून का पालन जो है केंद्र सरकार करती तो आप लगा लीजिए, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चाहे पांडुचेरी हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आसाम हो, चाहे केरला हो या पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पे भी जो महिला आरक्षण लागू होता, लेकिन नहीं, वो महिला आरक्षण की आड़ में जो है परिसीमन का खेल खेलना चाहते हैं।
प्रीतम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भाजपा के चाल चरित्र का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। 2027 के समय यह जो महिलाओं का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। कोटद्वार के गोखले मार्ग में अतिक्रमण को लेकर लगातार शिकायतें आती रहती हैं। वहां पर फड़ ठेली वालों के द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण आम जनमानस को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे को तहसील दिवस के दिन मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष रखा गया, जिस पर नगर निगम के सहायक आयुक्त को फटकार भी पड़ी। उस फटकार पर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। कोटद्वार से अंजना गोयल। गोखले मार्केट से अतिक्रमण की कई बार शिकायतें आती हैं और हमारा ये प्रयास रहा है कि हम लगातार हफ्ते में एक दिन हम लोग अतिक्रमण उठाने के लिए जाते हैं, हमारी टीमें जाती हैं और अतिक्रमण को चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो अस्थायी हो उसको हटाया भी जाता है। गोखले मार्केट में जो पट्टी लगाई जा रही है वो माननीय मेयर साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी व्यापार मंडल के साथ में और व्यापारियों के साथ में। तो उसमें ये तय किया गया था कि जब तक जो गोखले मार्केट के जो सब्जी विक्रेता हैं जो वहाँ पर बैठते हैं, जब तक उनके लिए कोई अस्थायी स्थान जो है चयनित नहीं किया जाता है तब तक वहीं पे इस तरह से उसको रेगुलेट किया जाए कि आने जाने वालों को भी परेशानी ना हो, उनके लिए भी रास्ता रहे और उनकी जो रोजी रोटी है वो भी चलती रहे। तो उसमें उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि दोनों तरफ जहाँ पे हमारा पूरा एक्सेस है वहाँ पे 2.5 फीट ऊपर की तरफ 2.5 फीट नीचे की तरफ एक पट्टी मार दी जाए और उनको उस 2.5 फीट के एरिया में जो है रखा जाए कि उससे आगे जो है वो लोग अपने जो फड़ है और जो टेम्परेरी उनकी दुकान है उसको नहीं लगाएंगे। गोखले मार्ग सबसे व्यस्त क्षेत्र है। यहाँ पर अतिक्रमण की वजह से आम जनमानस को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज निगम के द्वारा यहाँ पर पट्टी खींची गई है क्योंकि जो भी फर्ज वाले यहाँ बैठते हैं वो उस तक सीमित रहेंगे। लेकिन हमारे द्वारा जब नगर निगम के नगर आयुक्त साहब से इस बारे में जानकारी ली गई, बात की गई, तो उन्होंने बताया कि निगम के मेयर और जो व्यापारी है उनके द्वारा एक आपसी सहमति बनी है कि यहाँ पर पट्टी खींची जाए। लेकिन उनका साथ ही यह भी कहना है कि हमें इस तरह से हमारे पास कोई आदेश नहीं है कि हम यहाँ पर पट्टी खींचे। जब उनके पास कोई आदेश नहीं है तो किसके तहत उन्होंने ये पट्टी खींची गई है। साथ ही कुछ साल पहले यहाँ पर व्यापारियों के जो पक्के व्यापारी यहाँ पर दुकान वाले बैठे हैं उनके अतिक्रमण तोड़े गए थे। क्या अतिक्रमण करवाने के लिए ये पट्टी खींची गई है या उन व्यापारियों को परेशान करना सिर्फ निगम का एक उद्देश्य था? ये जो आज पट्टी खींची गई है ये कुछ साल पहले भी अगर खींचनी थी खींची जा सकती थी, लेकिन आज ये काम करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निगम के द्वारा अतिक्रमण करने की परमिशन दी गई है। हालांकि पहले भी जो यहाँ पर अधिकारी रह चुके हैं उनके सामने भी व्यापारियों के द्वारा यही बात रखी गई थी कि यहाँ पर पट्टी खींच दी जाए, लेकिन उनका सिर्फ यही एक जवाब होता था कि हम यहाँ पर पट्टी नहीं खींच सकते हैं। पट्टी खींचने का मतलब होगा कि हम उनको अतिक्रमण करने की परमिशन दे रहे हैं। तो लेकिन ये बात एक मौखिक रूप से चलती रहती थी, लेकिन आज नगर निगम के द्वारा इसको धरातल पर उतार दिया गया है और अब ये देखना होगा कि ये जो फड़ वाले हैं कितने दिन तक इस पट्टी तक सीमित रहते हैं या फिर वे नगर निगम को ठेला दिखा करके और लाइन से बाहर आ जाते हैं। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। रुड़की के मंगलौर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के विकास को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई है। बैठक में वर्ष 2026 से 27 के लिए लगभग 64 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई, जिसे नगर की बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बैठक में वार्ड नंबर 1 का नाम बदलकर सोनीपुरा करने का निर्णय भी लिया गया, जिसे स्थानीय भावनाओं से जुड़ा फैसला बताया गया है। इसके अलावा शहर की जर्जर सड़कों के सुधार, जलभराव की समस्या के समाधान, अंडरग्राउंड पाइपलाइन विस्तार, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और फॉगिंग अभियान को तेज करने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। नगर पालिका अध्यक्ष मोहिउद्दीन अंसारी ने कहा कि लक्ष्य मंगलौर को एक मॉडल ग्रीन और क्लीन सिटी बनाना है और इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। 23/4/2026 को हमारी एक बोर्ड मीटिंग हुई, जो मीटिंग बड़ी शानदार मीटिंग रही, कामयाब मीटिंग रही, सफल मीटिंग रही। इसमें
काफ़ी प्रस्ताव पास हुए। सबसे पहले तो हमारा 2026-27 का बोर्ड बजट पास हुआ। काफ़ी हमारे प्रस्ताव पास हुए हैं। एक मानव अधिकार आयोग में एक मामला चल रहा था। एक हमारे वार्ड नंबर एक का नाम था चमरान खालसा, आज उसको हमने चेंज करके सैनीपुरा कर दिया है। कितने कुछ प्रस्ताव के पास हुए? प्रस्ताव बहुत पास हुए हैं। सड़कों के मंगलौर की जितनी भी टूटी फूटी कच्ची सड़कें हैं, सभी सड़कों के हमने प्रस्ताव पास किए हैं, जिनकी डिटेल्स मैं वैसे दे नहीं सकता, लिखित में है सब कुछ, वो मिल जाएगा आपको। क्या उपलब्धि है? हमने चुनाव से पहले जो वादे किए थे काफी हम पूरे कर चुके। रामनगर में पेशावर विद्रोह दिवस के मौके पर मजदूरों के अधिकारों को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर विभिन्न मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता लखनपुर चौक पर एकत्र हुए और धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई। इस दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा, जहां प्रदर्शनकारियों ने मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। प्रदर्शन के दौरान मजदूर संगठनों ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई, 8 घंटे का कार्य दिवस, ओवर टाइम का दुगना भुगतान, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये प्रति माह, स्थायी रोजगार की गारंटी और समान काम के लिए समान वेतन जैसी प्रमुख मांगे उठाई। साथ ही साप्ताहिक अवकाश जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। नेताओं ने पेशावर विद्रोह और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के साहस को याद करते हुए कहा कि मजदूरों का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता। क्योंकि आज ही के दिन 23 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के द्वारा जो फूट करो राज करो की नीति के तहत वहां पर पठानों पर गढ़वाल रेजिमेंट से गोली चलाने के जो आदेश दिए थे, और हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोलियों की जो बटालियन थी उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया, सीज फायर, और उन्होंने कहा गोली नहीं चलाएंगे अपने लोगों पर जो आजादी की लड़ाई को लड़ रहे थे। तो आज उनको हम याद कर रहे हैं और हम आज देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार है केंद्र की, या अमित सरकार हो या योगी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है, आज वो फूट डालो राज करो की नीति के तहत लोगों को लड़ा रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो हमने देखा कि अभी नोएडा के अंदर, मानेसर के अंदर, हरियाणा के अंदर, अभी हल्द्वानी के अंदर जो लोग जो न्यूनतम वेतन है। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र स्थित भेल फाउंड्री गेट के पास हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत तेजी से खुलासा कर दिया है। महज 8 घंटे के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में वंशु नामक युवक को गोली लगी थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे और 3 चाकू भी बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि बाज गैंग ने पुरानी रंजिश और इलाके में वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है और जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा बढ़ा है। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ के जवान लगातार सेवा कार्यों में जुटे हैं। यात्रा के दौरान तैनात टीम के साथ मौजूद फार्मासिस्ट द्वारा यात्रियों को आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्रद्धालुओं का रक्तचाप यानी कि बीपी जांचा जा रहा है और स्वास्थ्य संबंधी सामान्य परीक्षण भी किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति से बचाव सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन और आवश्यक दवाइयां भी प्रदान की जा रही है। इस पहल से कठिन और ऊंचाई वाले यात्रा मार्ग पर यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। एसडीआरएफ जवानों की इस मानवीय और सेवा भाव से प्रेरित पहल की श्रद्धालुओं द्वारा सराहना की जा रही है, जिन्होंने इसे यात्रा के दौरान अत्यंत सहायक बताया है।
लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार द्वारा गर्मी को देखते हुए गाइडलाइन जारी करने के बावजूद गर्मी का असर अब आम जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी तेज गर्मी के कारण लूज मोशन, हाइड्रेशन, उल्टी और बुखार जैसी बीमारियों ने पैर पसार लिए हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अस्पताल के प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि गर्मी के प्रकोप के कारण इन दिनों लूज मोशन, फीवर, डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त के मरीजों में काफ़ी वृद्धि हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बाहर या ठेले पर मिलने वाले खाने के पदार्थों का सेवन न करें, पर्याप्त पानी पीते रहें और दोपहर की तेज धूप में काम करने से बचें तथा सुबह शाम के समय ही कार्य करें। प्रकोप से जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लूज मोशन, वोमिटिंग, फीवर और डिहाइड्रेशन के मरीज आ रहे हैं। इनमें पिछले दिनों में काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई है। तो मैं इस संबंध में जसपुर की जनता से कहना चाहूँगा कि वो जो ठेले पर या बाहर बिकने वाली जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका उपयोग ना करें, क्योंकि वो गर्मी के कारण उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो सड़ जाते हैं। साथ ही लगातार बीच बीच में पानी पीता रहें और जो कार्य वो मजदूर या लकड़ी मंडी में लोग दोपहर में करते हैं उसको सुबह और शाम में शिफ्ट कर लें। साथ ही बीच में जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन ठंडे का प्रयोग करें। टिहरी गढ़वाल के चंबा कोटी मार्ग पर नैल के समीप एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मौके पर जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और एसएसपी श्वेता चौबे भी पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन में लगभग 9 से 10 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोग को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल बोराड़ी भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूत्रों के अनुसार हादसे में 8 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि राहत और बचाव कार्य पूर्ण होने के बाद ही की जाएगी। एसडीआरएफ और पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।